हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आप लोगों ने अभी तक अगर मेरी वीडियोस फॉलो कर रखी है तो आपको पता ही है कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 8 करेंगे। और इस पार्ट के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी 7 पार्ट अपलोड किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक चेकआउट नहीं किए तो बीएसटी क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑलरेडी मैं अकाउंट्स के भी 4 चैप्टर जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अगर अभी आपने वो भी वीडियोस नहीं देखे तो आपको अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे, जिसका किसी किसी बुक में नाम बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स भी है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं नाम अलग है तो कोई चैप्टर तो अलग नहीं होगा। नहीं, बस नाम अलग है, चैप्टर सेम ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आज का जो हमारा पार्ट 8 होगा ये पूरी तरह से फोकस्ड होगा बिजनेस रिस्क के ऊपर। अब तक हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कहते हैं कॉमर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमारा जो पार्ट 7 था वो पूरी तरह से फोकस था कॉमर्स पे। आज हमारा पूरा पार्ट फोकस होगा किस पे? बिजनेस रिस्क पे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा क्या है कॉन्सेप्ट? बिजनेस रिस्क। देखो सीधी सी बात है, जहां पर भी प्रॉफिट होगा वहां पर रिस्क तो होगा ही होगा। प्रॉफिट एंड रिस्क आपस में एसोसिएटेड है। अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, और जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। रिस्क जितना बड़ा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, रिस्क जितना कम होगा प्रॉफिट उतना कम होगा। क्लियर है? तो रिस्क है, रहना ही पड़ेगा। बिजनेस है तो रिस्क होगा, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी बिजनेस के बारे में कि क्या है ये, इसमें अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी होती है किस चीज की? प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यानी रिस्क है ना। क्लियर? तो पढ़ते हैं इसके बारे में। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, यानी जितना सोचा है उससे कम मिले। इनएडुकेट मैं जितना प्रॉफिट सोचा है उससे कम कमाऊं, या फिर हो सकता है इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। क्या बोला मैंने? क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है या अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, इसकी वजह से अगर जितना प्रॉफिट, या तो मुझे लॉस हो रहा होगा या तो जितना मैं प्रॉफिट चाह रहा हूं उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। यही कहलाता है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर और इंक्रीज इन कंपटीशन। कई सारे रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन है बिजनेस में रिस्क होने के। तो ठीक है, तो ऐसे कई चीजें हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रिस्क जो है बढ़ता चला जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करूं तो नेचर क्या होता है इनका? देखो सबसे पहली बात, बिजनेस रिस्क क्यों होती है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज होती है। क्योंकि मैं फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकता। फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं दैट योर लाइफ इज इन योर ओन हैंड। ठीक है, हमें मेहनत करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, मैं अपनी लाइफ का देता हूँ दैट इन 2019 दिसंबर, मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है अलग अलग वीडियोस में। 29 दिसंबर आई क्वालिफाइड एन एग्जामिनेशन, और मुझे ऐसा लगा कि ये एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई कर लिया है। सो मार्च नहीं, अप्रैल में, इन अप्रैल 2020 मेरे को जो है एक अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी, ड्यू टू बिकॉज मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। नाउ द थिंग इज मार्च 28, आप लोगों को याद होगी ये डेट, मार्च 28 2020, लॉकडाउन लग गया ना। लॉकडाउन लग गया कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। जो मैंने सोचा था अभी तक उसे अचीव नहीं कर पाया हूं। ये नहीं कह रहा हूं नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं अभी तक उसे अचीव कर नहीं पाया हूं, जो कि मैं अप्रैल 2020 में ही कर लेता, अभी तक कर नहीं पाया हूं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटीज है, बिजनेस है, रिस्क है, अनसर्टेनिटीज है, मैं फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बच्चा 90% ला रहा है या 95% ला रहा है और इसका मतलब सक्सेस है, सॉरी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चा 60 ला रहा है, 65 ला रहा है या 40% ला रहा है, अरे बच्चे ने ह्यूमैनिटी 30, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, 35% से क्लास 12 वो पास हुआ है, और उसकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश खराब है, कुछ भी है,
स्टिल इज इट अ फेलियर? अगर मैं ये बोलता हूँ नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। हो सकता है कि उसको कुछ और आता हो जो मुझे नहीं आता और वो उसमें बहुत बेहतर हो। अरे वो कुछ नहीं करेगा भाई, वो सिंपल सी बात है। एक कहते हैं फरीदाबाद हमारा एरिया है, आसपास का दिल्ली एनसीआर का इलाका है, वहां पर वो एक क्या करेगा, कोई कोल्ड कॉफी की शॉप खोल लेगा, छोटी सी कार्ट खोल ले। ऐसे ऐसे एरियाज में हमारे कोल्ड कॉफी वाले जो एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 300 कप्स बेचते हैं। मैं कहता हूँ 300 कप्स है, और अगर मान लो कि एक कप 40 रुपए का ही बेच रहा हूँ, तो दैट मीन्स 12,000 पर डे उसकी इनकम है। मैं कह रहा हूँ 6,000 रुपए का उसका कॉस्ट आती है। लेट्स देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स से कि 6,000 की कॉस्ट आती है, स्टिल उसके पास 6,000 रुपए की क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिट है। जो इंसान 6,000 रुपए डायरेक्ट प्रॉफिट कमा रहा है, अगर मैं उसे 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1,80,000 पर मंथ कमा रहा है वो। मैं इसे फेलियर बोलूंगा? अगर हम मनी के ऊपर ही बेसिस लेके बात करते हैं तो क्या मैं इसे फेलियर बोलूंगा? नहीं। यू कैन नॉट कंट्रोल फ्यूचर, इसीलिए अनसर्टेनिटीज होती है, इसीलिए कभी भी किसी के प्रेजेंट की बात से हम फ्यूचर की डिस्कशन नहीं करते हैं। आई नो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट के बाहर है, पर ये बताना जरूरी है बच्चों को। बच्चे अभी आप लोग 11th क्लास में हो और आप अभी से प्रेशर ले रहे होते हो, आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। क्लियर? सो आप सब 1995 के लिए, आप 100% के लिए मेहनत करो, बट यू कैन नॉट कंट्रोल फ्यूचर। मेहनत आप 100% के लिए करो, बट यू कैन नॉट कंट्रोल फ्यूचर। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस। जब मुझे फ्यूचर का ही नहीं पता तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो होगी ही होगी। कहीं भूकंप आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, डिमांड चेंज हो गई, स्ट्राइक हो गई, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, तो इससे एक रिस्क बना रहता है। अगला नेचर क्या है कि रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। इश्क इश्क नहीं, सॉरी, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, ये डायलॉग है ना, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। तो बेसिकली रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस में प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अब जैसे मैं तारक मेहता का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसका मैं बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ। अब दो बंदे हैं, अब्दुल और जेठालाल। अब अब्दुल को कभी भी 5 करोड़ का घाटा नहीं हो सकता, जेठालाल को हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब्दुल का बिजनेस इतना बड़ा नहीं है तो इसका रिस्क इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जेठालाल का बिजनेस बड़ा है तो इसीलिए इसका रिस्क भी बड़ा है। तो रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस वगैरह ले लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना कॉमर्स के अंदर, इंश्योरेंस वगैरह ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज तो किया जा सकता है पर एलिमिनेट कभी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। वही वाली बात जो मैंने अभी देखो अब्दुल की और जेठालाल की बात की, ठीक है, कि रिस्क जो है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, साइज क्या है। लेवल ऑफ रिस्क इज लोअर इन स्मॉल स्केल बिजनेस, क्योंकि पैसा ही कम लगा है तो लॉस कम होने के चांसेस है, जबकि हायर है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में। इस सेम कॉन्सेप्ट को लेकर के आप टाटा नैनो की केस स्टडी भी पढ़ सकते हो। मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा नहीं पाऊंगा। अगर आप लोगों को ये टाटा नैनो की केस स्टडी पढ़नी है तो आप मुझे बता देना, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगा टाटा नैनो केस स्टडी के बारे में। ठीक है, तो मेरे को बता देना, मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो टाटा नैनो की केस स्टडी इसी के बारे में बात करती है। देन प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आप क्लास 11 का फाइनल एग्जाम दोगे तभी तो पास होगे, लेकिन जब एग्जाम दे रहे हो तो फेल होने का डर भी है। अरे आप लोगों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया था तभी तो 11th में आए, अगर एग्जाम ही नहीं दिया होता तो आ जाते क्या 11th में? नहीं। तो प्रॉफिट क्या होता है? रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आपने फेल होने का रिस्क लिया तो आप पास हो गए। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक रिस्क देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। पर वो भी अनक्वालिफाइड नहीं, बिना पढ़े 10th का पेपर दोगे तो फिर वैसे भी समझ रहे हो ना, रिस्क लेने का मतलब है कि आप मेहनत भी करो उसके ऊपर। अब बिजनेस गेट्स प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। इसीलिए सारा काम एक बिजनेस में, सारा काम कौन करता है, ओनर करता है या एम्प्लॉय करता है? सारा काम कौन करता है, एम्प्लॉय करता है। लेकिन प्रॉफिट का मेजर हिस्सा किसके पास आता है, ओनर के पास, क्योंकि ओनर ने क्या लिया हुआ है, रिस्क। उस एम्प्लॉय का नुकसान नहीं होगा, उसे सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन ओनर का नुकसान होगा, तो उसने क्या ले रखा है, रिस्क। तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस हायर द चांसेस ऑफ रिवॉर्ड। वही है ना, नो रिस्क नो गेन।
रिस्क है तो इश्क है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। सेम आप लोगों को समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। देन आता है हमारे कॉजेस ऑफ रिस्क। बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस रिस्क हो किस वजह से हो सकते हैं? तो देखो पहली चीज तो नेचुरल है। नेचुरल कैलेमिटीज का आप कुछ कह नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल, जैसे फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फेमाइन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे तो काफी ज्यादा लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी का, इनकम का, तो उसका तो आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभार ह्यूमन भी कॉज हो जाता है, जैसे केयरलेस हो जाए, बेईमान हो जाए, बेईमान हो जाए, डिसऑनेस्ट हो जाए, नेग्लिजेंस दे दे एम्प्लॉय का। अगर अब मेरा एम्प्लॉय खुश नहीं है तो मेरा बिजनेस कभी नहीं होगा। स्ट्राइक्स हो जाए कंपनी में, राइट्स हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, ये सारी चीजें ह्यूमन ही करते हैं ना, तो वो एक हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक कॉज होता है। इकोनॉमिक कॉज होता है कि कंपनी सही चल रही है लेकिन आसपास का मार्केट ही खराब हो गया। दे आर रिलेटेड टू अ चेंज, और यहाँ पे चेंज आएगा, या चांस ही ले लो, अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। जैसे डिमांड चेंज हो गई, प्राइस चेंज हो गई, कंपटीशन कोई नया आया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ भी ऐसी चीज है जिससे मेरा बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिजनेस को छोड़ के बाकी की चीजें चेंज हो रही है। कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, तो समझ रहे हो ना, वो इकोनॉमिक कॉज हो जाते हैं। फिजिकल कॉज जो होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल डिफेक्ट हो गए, मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, मशीन ही खराब है या फेलियर हो गया मशीन का, जिसकी वजह से लॉस हो गया। कोई बॉयलर फट गया है, बॉयलर वगैरह होते हैं उनमें आग लग गई, तो इस वजह से डेथ और डिस्ट्रक्शन हो गई, तो इस वजह से फिजिकल कॉज हो जाता है। बाकी अदर कोई सारे कॉजेज है, जैसे फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट आ गई, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गई, सरकार गिर गई, फोर्सीन इवेंट हो गया। जैसे अभी हमारा वो हुआ है, कहते हैं हमारा ये रशिया यूक्रेन चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है, पैलेस्टीन का जो चल रहा है, तो ये सारे क्या है, ये सारे अदर कॉजेस में आ जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही है आपके चैप्टर में। पहले क्या था कि पहले ये पोर्शन भी आता था, और एट्थ स्टार्टिंग का बिजनेस फैक्टर जो है ये 2 साल पहले तक आ रहा था आपके पार्ट में, और बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए जब मैं नोट्स बने थे तो उस टाइम पे बनाए हुए हैं ये नोट्स, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है। ये आपको पढ़ना नहीं है, आपको स्टार्टिंग का बिजनेस ये वाला आपके पोर्शन में है ही नहीं। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिलेबस निकाल लो, सिलेबस करो, 2024-25 का पढ़ो, उसमें आपको कहीं पर भी ये वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा चैप्टर 1 के अंदर, स्टार्टिंग का बिजनेस। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं है तो हमें पढ़ना भी नहीं है। क्लियर? और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई नो 8 पार्ट बने हैं, लेकिन मैंने कहा ना 8 पार्ट को अगर पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर को फिर दोबारा से, मतलब आप 8 पार्ट अगर अच्छे से पढ़ ले तो नोट्स बना ले दो। देखो मैं ये कभी नहीं कहता कि वीडियोस पढ़ करके हो जाए, वीडियोस देख करके वीडियो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, नहीं। मैंने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन स्टिल आई नीड यू टू सेल्फ स्टडी। आप वीडियोस देख रहे हो, उसके बाद आप नोट्स पढ़ो, नोट्स खुद से बनाओ, अपने एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी तो पूरी तरीके से पढ़ने की आदत डाल लो। बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी तो क्लास 11 और क्लास 12 में बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, एटलीस्ट इको एंड बीएसटी इंग्लिश, ये तो। और अगर जिन बच्चों में मैथ्स है, मैथ्स भी, ये तो आप मतलब कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, ये तो बाय वर्ड, पेज बाय पेज आपको ये पता होनी चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़नी है। हम नोट्स करवाते हैं, नोट्स इज इनफ, बट स्टिल आई वांट यू टू सेल्फ स्टडी, बिकॉज विदाउट स्टडी, मेरे को अगर कार चलाना सीखना है तो मैं यूट्यूब पे देख करके नहीं सीख सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मुझे कार चलाना सीखना है तो मैं यूट्यूब पे तो नहीं सीख सकता। ठीक है, मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, लेकिन जब तक वो मैं खुद से नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं सीख सकता। अगर कार चलाना सीखना है, यूट्यूब से ही सीखना है, स्टिल मुझे कार के अंदर बैठना पड़ेगा, मुझे उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। सिर्फ देख करके तो मैं नहीं सीख सकता। सेम थिंग, सिर्फ वीडियोस देख करके तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको खुद से अपनी स्टडीज करनी पड़ेंगी। तो आप वीडियोस पे पूरी तरह डिपेंड मत हो। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देना चाहिए तो शेयर करो। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर अच्छा लगा चैप्टर, समझ में आया तो मुझे बताओ, कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बताओ। और अगर टाटा नैनो वाली केस स्टडी चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, सो टिल देन, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।